बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखे हुए हैं उनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः वेलकम है। आज यहाँ हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में देखेंगे कि मात्र 10 क्वेश्चन जो 2 सेट में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, 5-5 प्रश्न का यहाँ एक सेट रखा गया है, सेट 1 और सेट 2, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे बस 10 क्वेश्चन को ही समझ लें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने परीक्षा में बेहतर ढंग से लिखने का कार्य कर पाएंगे। आपका राइटिंग स्किल थोड़ा सा बेहतर हो, आप बेहतर ढंग से इसको समझें। जैसे देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न जो दिए गए हैं पहले सेट में, या 5 प्रश्न कितने अनिवार्य हैं यह प्रश्न देखने से भी आपको पता चलेगा। और दूसरी बात आपको यहाँ पता चलेगा कि यह प्रश्न को थोड़ा बेहद ही आपके समझने के मूड में यह प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है कि आप बेहतर ढंग से इसको समझ सकें, समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो। और आप देखेंगे जैसे प्रश्न नंबर 1 में है कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। अर्थात आप समझ रहे हैं कि भारतीय जो संविधान तैयार किया गया, इस संविधान के कौन कौन से स्रोत थे, किस स्रोत से इस संविधान को तैयार किया गया, इस बात पे हम यहाँ चर्चा करेंगे आपके बीच में। तो सबसे पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, हम लोगों के बीच में उपस्थित किया गया था। भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य लोग थे, सदस्यगण लोग थे, यह एक बड़ी प्रबल उनकी इच्छा थी, मन की एक भावना थी कि सर्वोत्तम संविधान का निर्माण यहाँ भारतवर्ष में किया जाए। यह सोच उनकी बनी हुई थी जो वर्तमान की स्थिति के अनुरूप हो, या अर्थात उस समय का जो स्थिति चल रहा था, उस समय का जो परिस्थिति था देश का, उस देश के परिस्थिति के हिसाब से हो। साथ ही यह भी बात यहाँ सोचा गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा कि भविष्य में संभावित जो भी समस्याएं आती हो, जो भी समस्या आने की संभावना बना हो, इसका समाधान भी सरलतापूर्वक किया जा सके। यह सोच उन लोगों की बनी थी। संविधान निर्माताओं के द्वारा यह भी बात देखा गया कि पूरे विश्व के लगभग कहा जाता है कि 60 देशों का भ्रमण किया गया, और 60 देशों का भ्रमण करने के बाद संविधान की जो विशेषता थी, इस विशेषता का गहन अध्ययन करके वह 60 देश जो थे, महत्वपूर्ण देश थे, उन 60 देशों का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के बाद यह बात इन लोग के जहन में आने लगा, इन लोग के दिमाग में, मन मस्तिष्क में समाने लगा कि वहां कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, कैसे समस्याओं से निजात पाना जरूरी है। इन तमाम बातों पर उन लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत किया, और जिसमें हम कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से हम समझेंगे इस बात को कि जैसे 60 देशों का संविधान था, उस 60 देशों के संविधान का जब इन लोगों ने अध्ययन किया, उसमें अनेक उपयोगी उपबंधों को इन लोगों ने अपने विचारों में संग्रहित किया। और साथ साथ इसी कारण से आलोचक जो हैं, भारतीय संविधान को उधार का एक थैला भी कहा जाए तो भारतीय उधार का एक थैला के रूप में इसको समझ सकते हैं। परंतु यह कहना बिल्कुल ही उचित नहीं है। अगर ये बात हम कहते हैं तो कहना बिल्कुल उचित नहीं होता है कि भारतीय संविधान में जो अन्य संविधानों की नकल करने की बात कही जाए तो नकल करते हुए अनेक सिद्धांतों का अर्थ ज्यों का त्यों ग्रहण यहां नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें देश की स्थितियों के अनुरूप ही ढाले जाने का प्रयास किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि संविधान निर्माताओं के माध्यम से जो व्यवहारिक संविधान का निर्माण था, वह एक तरह से चाहते थे कि व्यवहारिक संविधान का निर्माण वे करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन अगर हम करने की बात करें तो हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वह कैसे कैसे संविधानों के, कैसे कैसे देशों के स्रोतों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। जिसमें सबसे पहले अगर हम जिक्र करते हैं तो ब्रिटिश के संविधान की हम बात करेंगे, क्योंकि उस समय तो हमारे देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू था, और ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू होने के साथ हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान का क्या यहाँ पे उसका प्रतिफल पड़ा हमारे भारतीय संविधान पे। तो इसके बारे में देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे देश की थी, या संसदीय शासन प्रणाली में जो ब्रिटिश संविधान की बात कहा जाए तो ये ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। बात याद रखेंगे इसको कि संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश का जो संसदीय शासन प्रणाली है वह इंग्लैंड का संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। जिसमें वास्तविक कार्य, अगर हम कार्य की बात करें, अर्थात हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति यह उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि द्विसदनात्मक जो सदन की बात हमारे देश में देखा जाता है कि द्विसदनात्मक सदन है,
विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात आप समझे, संसद के प्रथम सदन की अगर हम प्रमुखता की बात समझते हैं तो भी हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने देश के जो संविधान में प्रारूप तैयार किया गया है, विधि की शासन कहा जाता है, विशेषाधिकारों की धारणा जैसे उपबंधों का जो समावेश हमारे संविधान में है, यह सब ब्रिटेन के संविधान का एक नकल है, ब्रिटेन के संविधान का एक रूपरेखा है और उसी से इसको ग्रहण करने का काम किया गया है। पुनः आप यहाँ चर्चा करेंगे फिर से, जैसे आपने देखा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या नकल किया गया था। पुनः अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं कि अमेरिका के संविधान से भी हमारे देश के संविधान में कुछ नकल किया गया है। जैसे भारतीय संविधान अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान एवं अमेरिकी संविधान में अगर यहाँ दोनों के बीच में समावेश कराते हैं तो बहुत से प्रावधान में यहाँ समानता देखने के लिए मिलता है भारतीय संविधान में। क्योंकि मूल अधिकार की बात करें हम, अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स की हम बात करते हैं, फिर जैसे इसमें काफी दोनों के बीच में समानता देखी जा सकती है, आपको ये देखने के लिए भरसक मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो यह भी अमेरिका के संविधान का नकल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक अगर पुनरावलोकन की शक्ति की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात अगर हम करते हैं, ऐसे प्रक्रिया की बात जो संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया की बात आता है, यह अमेरिका का संविधान का ही प्रारूप है। तथा अगर हम उपराष्ट्रपति का पद एवं कार्य की बात करते हैं तो संविधान के लिखित स्वरूप में यह देखने के लिए मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संघीय धारणा की बात अगर आता है, इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति के पद अमेरिका के संविधान से ही यहाँ पे लिए गए हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। फिर आप आयरलैंड के संविधान की नकल देखेंगे कि हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान का भी कुछ नकल मिलता है। तो आयरलैंड के संविधान में जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो जिक्र मिलता है हमारे देश के संविधान में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो जिक्र मिलता है या तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से ही प्रभावित है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है हमारे देश में, तो यहाँ निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, इसके साथ साथ राज्यसभा में विज्ञान की बात, कला और साहित्य की बात जो देखा जाता है, और समाज सेवा आदि से संबंधित विशिष्ट लोगों के जो मनोनयन की प्रणाली हमारे देश के विधि व्यवस्था में देखा जाता है, यह आयरलैंड के संविधान से ही निहित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिर तो कनाडा के संविधान की बात करेंगे। कनाडा से क्या नकल किया गया, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था बहुत हद तक, जितना हद तक अगर कहा जाए, कनाडा की व्यवस्था के समान ही माना जाता है। क्योंकि यहाँ की जो संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान का ही एक रूपरेखा है। कनाडा के समान ही हमारे संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का जो उपयोग किया गया था, अर्थात यहाँ पे यूनियन शब्द का जो उपयोग किया गया है, अवशिष्ट शक्तियां जो हमारे देश की है या केंद्र सरकार में निहित रहने का उपबंध भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। फिर यहाँ और भी कुछ देश का हम नकल देखेंगे, जैसे जर्मनी का नकल देखें कि जर्मनी से क्या लिया गया हमारे देश के संविधान में, तो आपातकाल से संबंधित जो बातें आती है, अनेक उपबंध जो होते हैं आपातकाल के प्रारूप में, आपातकाल से संबंधित, तो ये जर्मनी के संविधान से प्रभावित है हमारे देश का संविधान। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ नकल लिए हुए हैं अपने देश में। तो संविधान की प्रस्तावना में जो निहित भावनाएं हैं, समवर्ती सूची की बात आता है, तथा इसी के विषय पर संघ और इकाइयों के बीच उपबंध होने वाले विवादों के निपटारा की बात अगर हम करते हैं, तो ऐसे निपटारा की बातों में जो प्रावधान होता है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रभावित है हमारे देश का संविधान। पुनः हम एक और देश का जिक्र करते हैं, जो हम फ्रांस की बात करेंगे। तो फ्रांस के संविधान से क्या हमारे संविधान में नकल लिया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता की जो बात आती है, समानता तथा बंधुत्व की धारणाएं आता है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित मानी जाती है। इस प्रकार से अगर हम समझें तमाम ये जो ऊपर के बिंदुओं को मैंने यहाँ वर्णन किया, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बात स्पष्ट होता है कि अन्य देशों के संविधान में जो विचार यहाँ दिए गए हैं, उन्हें भारतीय वातावरण तथा समय की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला गया है और यह एक रूप तैयार किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ भारतीय संविधान जो लिए गए हैं, भारतीय संविधान जो वर्णित है, हमारे देश का जो लिखित संविधान है, अर्थात विश्व का सबसे नमूना संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, या जिस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, इस संविधान का जो स्रोत आपको दिखाया गया, अलग अलग देशों का जो जिक्र दिया गया, उस अलग अलग देशों के स्रोतों के माध्यम से हमारे संविधान को
या संविधान की जो रूपरेखा है उसको प्रस्तावित की गई, हमारे देश के लिए लागू किया गया। पुनः हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, क्योंकि इसमें के हर एक प्रश्न आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप परीक्षा को महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर आप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरे प्रश्न पर अगर हम विचार करते हैं तो जिक्र करते हैं, जैसे दूसरा प्रश्न में आपको यहाँ दर्शाया गया है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसे हम आसानी से कैसे समझेंगे। मौलिक अधिकार आप समझ रहे हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के सामाजिक जीवन में या सामाजिक जीवन जो होता है उसमें अंतर्निहित होते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहेंगे। और जिन्हें जो सामाजिक जीवन में अंतर्निहित तो होते हैं और जिन्हें राज्य के जीवन पर एक आधार स्तंभ स्वीकार भी करते हैं, इनके अगर कहा जाए कि इनके अभाव में राष्ट्र और व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रगति बिल्कुल ठप पड़ जाती है। क्योंकि इस संबंध में एक विद्वान अपने विचारों को रखते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल टू लाइफ। अर्थात यहाँ पे कहा जा सकता है कि जिस देश में प्रजातांत्रिक सरकार होती है उस देश के संविधान में, चाहे वहाँ की सरकार हो या अगर कहा जाए संसदीय क्षेत्र हो या अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया जाता है और साथ में जिसका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम लोग के बीच में एक यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, जिस प्रश्न को अगर हम देखें कि प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का क्या प्रयोजन होता है हमारे जीवन में, तो इसके संबंध में जिसका उत्तर देते हुए एक अलग यहाँ पे राजनीति शास्त्री बताते हैं जिनका नाम एम.भी. पायली के रूप में आप जान सकते हैं कि एम.भी. पायली अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व रहता है, क्योंकि इनके द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः नागरिकों को स्वतंत्र रहने के लिए ही शासन का इतना बड़ा ढांचा तैयार किया जाता है। इसलिए मौलिक अधिकार से भी प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था होता है राज्य पर ही आधारित एक आधारशिला के रूप में मानी जा सकती है। जैसा कि प्रोफेसर लास्की ने भी अपने विचारों को यहाँ पे स्पष्ट करते हुए आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रजातांत्रिक देश के लिए इसलिए यहाँ संविधान में मौलिक अधिकार प्रस्तुत किए गए हैं, मौलिक अधिकार हम लोग को दिए गए हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता जब बनी रहेगी, व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, इसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी और संविधान उसका संरक्षण भी करता रहेगा। यह वास्तव में भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में कहा जाए तो एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अगर जिक्र करें तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हैं तो संविधान द्वारा भी यह प्रदत्त है। इसके साथ आप देख सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि राज्य की शक्तियों पर ब्रेक का काम भी यह करता है। ये राज्य के तानाशाही को भी रोकने का भरसक प्रयास करता है। लेकिन राज्य यह भी जान लेना, राज्य के बारे में हमें यह बात भी भली भांति जान लेना चाहिए कि समाज में व्यक्ति को एक तरह से अब्सोल्यूट अर्थात अवैध रूप से अगर हम कहें तो असीमित अधिकार यहाँ प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इससे सर्वथा गड़बड़ी फैल जाती है और इसके साथ साथ इसलिए इन अधिकारों का पर प्रतिबंध होना भी जरूरी होता है। भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा अलग अलग तरह के अधिकार दिए गए हैं। अब अलग अलग तरह के अधिकारों को अगर हम यहाँ सूचीबद्ध करते हैं, इसे हम बिंदुवार सजाने का काम करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट ऑफ इक्वालिटी की बात हम समझ सकते हैं, अर्थात समता का अधिकार हम देख सकते हैं। तो समता का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है कि समता एक तरह से प्रजातंत्र सरकार को जन्म देने का काम करती है। संविधान के 14, 15, 16, 17 और 18 अनुच्छेद में आप यह भली बात ये देख सकते हैं कि समता संबंधी अधिकारों का विस्तृत विवरण आपके संविधान में प्रस्तुत किया गया। यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत के जो भी नागरिक है अर्थात सभी नागरिक कानून की नज़र में एक जैसे हैं और सबों को समान रूप से कानून का संरक्षण भी प्राप्त है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ भारतीय संविधान में कि राज्य की ओर से रक्त के बारे में, धर्म के बारे में, जाति के बारे में, वंश के बारे में, ऊंच नीच, छोटा बड़ा के बारे में, अमीर गरीब इत्यादि के बारे में आप देख सकते हैं। किसी भी वर्ग के किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का यदि भेदभाव किया जाता है तो समझिए कि आपके संविधान के कानून के हिसाब से यह बिल्कुल एक तरह से
उसके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए नागरिकों को अलग अलग समानता पाने का अधिकार है। इस तरह अगर हम यहाँ जिक्र करते हैं कि इस तरह का जो अधिकार है रूस की जनता को भी प्रदान किया गया है, अर्थात ये रूस से सम्मिलित है, रूस के संविधान से इसका अगर जिक्र कहा जाए तो इसका जिक्र किया गया है। फिर आप देखें कानून के सामने समानता की जो बात आती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात अगर हम करते हैं तो उसमें समझेंगे कि भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में एक जैसे तो है, वे अपने जीवन की सुरक्षा और उन्नति के अवसर न्यायालय द्वारा समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कानून सबों के लिए समान अवसर भी प्रदान करता है। आप धारा 14 के अंतर्गत देखेंगे, एक्ट 14 के अनुसार देख सकते हैं कि इसमें जिक्र किया गया है कि द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल पोटेंशियल ऑफ द लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अर्थात आप यहां कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यह वर्णित है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ ब्रिटिश कॉमन लॉ, कि यहाँ ब्रिटिश संविधान की अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान तथा इक्वल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करते हैं, तो अमेरिका संविधान की एक देन मानी जा सकती है कि अमेरिका संविधान की देन है। इस संदर्भ में अगर हम कहें तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि कर निर्धारण का, अगर हम कर निर्धारण कहें या फिर हम कह सकते हैं किसी सामान्य उद्देश्य में सरकार नागरिकों को विभिन्न वर्गों में रख सकती है तथा उनके बीच भेदभाव भी कर सकती है। तो आपने देखा यहां कि यहां कानून के सामने जो समानता की बात आता है, फिर यहां सामाजिक समानता की बात करते हैं कि सोशल इक्वालिटी। तो संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अर्थात यहां कह सकते हैं कि केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी नागरिक को दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में और होटलों में, सिनेमा घरों में या सरकार द्वारा निर्मित कुओं पर, जलाशयों पर, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों में के प्रयोग करने के लिए किसी तरह का कोई उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसे रोक टोक नहीं किया जा सकता है। संविधान की धारा 15 के अनुसार यहाँ देखेंगे यह उसका अपवाद है कि औरतों के लिए, बच्चों और अनुसूचित जाति और जनजाति के हेतु अगर कहा जाए कि जिनका शैक्षणिक और सामाजिक जो दृष्टिकोण में शोषण हुआ है, संविधान विशेष यहाँ व्यवस्था उसके लिए कर सकता है। फिर हम अवसर की समानता की बात करते हैं तो अवसर की समानता में इसका सीधा अर्थ यह बनता है कि केवल मूल वंश के आधार पर, जाति, वर्ण, लिंग और धर्म इत्यादि के आधार पर राज्य के भीतर किसी भी पेशा को, किसी भी रोजगार को, किसी भी तरह की नियुक्ति को और पदोन्नति करने में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे नागरिक स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इसमें किसी तरह कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आप यहाँ अस्पृश्यता का अंत की बात करेंगे, छुआछूत के अंत की बात जब करते हैं तो यहाँ संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अतः अछूत समझी जाने वाली जो जातियां हैं, जिस जातियों को अछूत समझी जाती है, वैसे जातियों की उन्नति के लिए विशेष सुविधाएं भी दी गई है। अस्पृश्यता के अंत से जो लाभ हुआ, इससे संबंध में एक विद्वान व्यक्ति अपना उक्ति रखते हुए कहते हैं कि 5 करोड़ निवासियों को जुग जुगांतर चले आने वाले जो ग्लानिपूर्ण सामाजिक स्तर से एक तरह से उठाया गया एवं महात्मा गांधी द्वारा किए गए क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन पर एक वैधानिक मुहर भी लगा दी गई। पुनः आप यहाँ जिक्र करेंगे उपाधियों के अंत की बात, अगले बिंदुओं में देखते हैं यहाँ उपाधियों का अंत। तो इसके द्वारा शिक्षा तथा सेना संबंधी उपयोग, अगर उपाधियों के अलावा सभी तरह की उपाधियां जो है, जो हम टाइटल्स कह सकते हैं उपाधियों को, कि सभी तरह के जो भी टाइटल्स है, इस टाइटल्स का अंत कर दिया गया है। उपयुक्त अगर हम कहें कि दोनों तरह की उपाधियों को छोड़कर किसी भी विदेशी उपाधियों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन या भारत सरकार को छोड़कर किसी विदेशी उपाधि को अगर किसी भी तरह का वह सेवा में है, केवल राष्ट्रपति की आज्ञा लेकर विदेशी उपाधियों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो विदेशी उपाधियों को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर आप यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, अभी तक हमने यहाँ समता के अधिकार की बात किया। फिर अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट ऑफ
यहाँ लिबर्टी या राइट ऑफ फ्रीडम की बात अगर हम करते हैं तो इसमें देखेंगे सीधे शब्दों में कि एक विद्वान अपने विचारों को यहां तक कहा है कि स्वतंत्रता ही जीवन है, मनुष्य के लिए स्वतंत्रता जो होता है वही जीवन है। इसके अभाव में नागरिकों के सारे जो विकास हैं वह बिल्कुल कुंठित हो जाते हैं, एक तरह से बौने बन जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी सुविधाएं समाप्त हो जाती है, फलतः वे अपने अधिकारों का उपयोग करने में वे समर्थ हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता नियंत्रण न हो, अतः स्वतंत्रता को सीमित होना चाहिए। बर्क महोदय ने तो अपने विचारों को कहते हुए बताया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल है कि सीमित होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ स्वच्छंदता नहीं होता है। हम स्वच्छंदता का मतलब स्वतंत्रता नहीं समझेंगे, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं समझेंगे। जैसे संविधान की धारा यहाँ अगर हम देखते हैं 19 से लेकर 22 तक यह जिक्र किया गया है, जिसमें यह वर्णन किया गया है, समानता का अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें 19वीं धारा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, क्योंकि जिसका अनुसार नागरिकों को अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषण देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा को संचालित करना, सभा को संगठित करना, संस्था और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आने जाने की स्वतंत्रता, भारतीय भूभाग में निवास करने की स्वतंत्रता, उसके बाद संपत्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता, इत्यादि इत्यादि जो है ऐसे स्वतंत्रता की बात जो किया जाता है। यहाँ पेशा करने की स्वतंत्रता और बंदीकरण और निरोध के से संरक्षण की स्वतंत्रता की जो बात की जाती है, ये तमाम स्वतंत्रता इस स्वतंत्रता के हिसाब में, स्वतंत्रता के लिहाज में आते हैं। पुनः हम अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर हम कहते हैं तो यहाँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात अगर करें तो संविधान के 24वें और 25वें अनुच्छेद में नागरिकों को, विशेष रूप से यहाँ के जो नागरिक है, नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों का विशद वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोषण, अगर किसी भी तरह का शोषण की बात आता है तो शोषण करने का अधिकारी नहीं है। अतः मनुष्य का क्रय विक्रय, अगर हम कहें मनुष्य के क्रय विक्रय, बेगार और बलात् श्रम इत्यादि आदि का अपराध एक तरह से कहा जाए तो यह एक तरह का आपराधिक मामला है, यह अपराधिक घोषित किया गया है और राष्ट्रीय हित के लिए ये सारे काम जो है कराए जा सकते हैं। फिर भी अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य जो है अनिवार्य काम में लेने में, किसी भी तरह का अनिवार्य कार्य है, अनिवार्य कार्य लेने में, धर्म के रूप में, जाति, वंश और वर्ग के आधार पर अगर हम यहाँ जिक्र करते हैं तो देखेंगे कि ऐसे इस आधारों पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले जो बालक हैं या बालिकाएं हैं, ऐसे बच्चों को किसी भी खानों में, किसी कारखानों में और दूसरे जो खतरनाक काम है वैसे खतरनाक कामों में, और खासकर साथ ही साथ स्त्रियों को भी कल कारखानों में, खानों और खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि क्योंकि इन कामों में स्त्रियों का जो स्वास्थ्य है वह गिर जाएगा, और स्वास्थ्य गिरने के साथ साथ कहा जा सकता है कि अस्वस्थ माँ की संतान भी अस्वस्थ होंगे, और इस तरह से जो आने वाली वंश परंपरा है वो अस्वस्थता की तरफ इंगित करेगा। फिर अगले बिंदु पर अगर हम विचार करें, अगले बिंदुओं को देखते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे हम कह सकते हैं कि राइट ऑफ रिलीजियस एंड राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम की बात अगर हम करें तो इसकी स्वतंत्रता जो है, जो धर्म से संबंधित स्वतंत्रता है, यह संविधान के 25, 26, 27, 28 के अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो बस याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। इसलिए तो अगर हम कहें तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बनाया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी गई है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रमुखता नहीं दी गई है, किसी भी धर्म को छोटा नहीं कहा गया है। भारत के नागरिकों को किसी भी आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने के लिए, अर्थात जो धर्म है धर्म को पालन करने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है। अतः नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है या किसी भी धर्म को त्याग कर सकता है। जो धारा 25 को यह अधिकार है कि उसने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार किया या किसी भी धर्म को उसने त्याग कर दिया।
धारा 27 के अनुसार किसी भी धर्म को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा, तथा धारा 28 के अनुसार यह बात कहा गया है कि सरकारी अनुदान पाने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। जो अनुच्छेद 28 में वर्णन किया गया है कि सरकारी अनुदान जो भी होगा उसमें सरकारी व्यवस्था नहीं किया जाएगा जिसमें धर्म की पढ़ाई की जाती हो। राज्य की ओर से धर्म के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि राज्य को सामाजिक कल्याण और सुरक्षा संबंधी या सुधार संबंधी बातों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे होने का एकमात्र कारण यह भी बनता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर आप 5वें अधिकार की बात करें तो 5वें अधिकार में देखते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसे हम कह सकते हैं कल्चरल एंड फंडामेंटल राइट, अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात। तो संविधान की धारा 29 और 30 में आप देखेंगे कि 29 और 30 की धाराओं में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ जिसका एकमात्र उद्देश्य बनता है हम लोगों के बीच में कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करना। भारत एक विशाल देश है, ये बात आपको भी पता है, अतः यहाँ विभिन्न भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषा भाषी के लोग यहाँ रहते हैं, और साथ साथ भारत के में जो भारतीय जनता की संस्कृति की रक्षा यहाँ पे कोशिश की गई है, बेहद ही कोशिश की गई है, और खासकर यहाँ विभिन्न भाषा भाषी के लोग हैं, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ अल्पसंख्यक की शिक्षा और संस्कृति की भी रक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान में स्पष्ट वर्णन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को वे चाहे भारत के किसी भी कोने में वे बसते हों, निवास करते हों, उन्हें अपनी संस्कृति, लिपि आदि का सुरक्षित रखने का अधिकार है। लिंग, धर्म, वंश, जाति, भाषा और गोत्र के आधार पर अगर आप यहाँ देखते हैं कि किसी को भी शिक्षण संस्थान जो है उस शिक्षण संस्थान में पढ़ने और पढ़ाने पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। अपनी इच्छा से लोग शिक्षण संस्थान में पढ़ा सकते हैं, नए नए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ये स्वतंत्रताएं दी गई है। इसके साथ आप देखेंगे अगले अधिकारों के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार, यानी 6ठे अधिकार में राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो संविधान के धारा 31 क और 31 ख में आपको यह बेहद ही ढंग से देखने के लिए मिलेगा कि इस संबंध में संपत्ति का अधिकार इससे वर्णन किया गया। संपत्ति का अधिकार से ही है कि संविधान की धारा 31 क और 31 ख संविधान में व्यक्तित्व संपत्ति का अधिकार स्वीकृत किया गया है, अतः सभी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह बात भली भांति वर्णन किया गया है। कानून के द्वारा ही किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन राज्य के सार्वजनिक जो बातें हैं उसमें, जिसमें राज्य के लिए मान लीजिए कि ऐसे बताया गया कि हित के कार्य के लिए किसी भी तरह के संपत्ति पर अधिकार कर सकता है। इस संपत्ति में जैसे आप देखेंगे सड़क या पुल बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, रेलवे लाइन आदि बिछाने के लिए इत्यादि इत्यादि बातों पे वे अपने कार्यों कर सकता है, परंतु सरकार इसका मुआवजा भी देती है। इसके लिए राज्य को सर्वप्रथम राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है, और इस स्वीकृति के साथ साथ कुछ राज्य में भूमि सुधार संबंधी कानूनों को भी अवैध घोषित करने का अधिकार में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, और न्यायपालिका का अधिकार कम भी कर दिया गया है। इसके साथ जैसे संविधान का पहला, चौथा और 7वां संशोधन हुआ, इसी से संबंधित है। और 1964 ईस्वी का जब देखेंगे जिक्र, तो इसमें संविधान का 17वां संशोधन हुआ। इस संशोधन का उद्देश्य रेतवाड़ी जमीन का जो हम व्यवस्था देखेंगे, रेतवाड़ी जमीन, इस पे व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित कर भूमि सुधार का कार्य भी यहाँ बाधाओं को दूर करना था, तथा इसके अनुसार सरकार रेतवाड़ी जमीन को भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए मुआवजा देकर छीन सकती है। इसके बाद आप 7वें अधिकार की बात करेंगे तो यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करते हैं। इसके तहत देखें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडीज की बात करेंगे तो संविधान की धारा 32 से लेकर 35 में आप देखेंगे, 32, 33, 34 और 35 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। और क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख मात्र से ही संविधान नागरिक उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनकी रक्षा को भी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो ये सब अधिकार संविधान के पन्नों में ही रह जाएगा। इसके लिए आवश्यक होता है कि मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं
मौलिक अधिकारों के प्रयोग करने और उनकी रक्षा करने के लिए समुचित संवैधानिक प्रबंध किया जाए, अतः इस पर अतिक्रमण न हो ऐसी व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, को इसका संरक्षक बनाया गया है। उसे ऐसे आज्ञाएं और आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है जिसके द्वारा मौलिक अधिकार कार्यान्वित हो सके। प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के से प्रार्थना भी कर सकता है, अतः उच्चतम न्यायालय को इसके लिए आदेश, निर्देश और लेख जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्य के उच्च न्यायालय को भी अधिकार है कि उनके लिए अधिकारों को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अगर हम कहते हैं मेंडमस की बात करते हैं, प्रतिषेध की बात करेंगे, जिसे प्रोहाइबिशन की बात करते हैं, अधिकार परीक्षा को वांट्रो की बात करेंगे, और उत्प्रेक्षण यानी कैरेक्टरिक इत्यादि की बात करते हैं। तो इन तमाम बातों को यहाँ पे हम जिक्र में ला सकते हैं। पुनः हम अगले प्रश्नों पर विचार करेंगे। तीसरे प्रश्न में देखेंगे जैसे कि भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के स्वरूप और संवैधानिक महत्व की विवेचना कीजिए। देख रहे हैं कितना आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको समझना होगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन कौन सी बातें कही गई है, कैसी कैसी बातें इसमें उल्लेख की गई है, और ऐसे तत्वों के स्वरूप और उसके संवैधानिक महत्व, इसके संबंध में जो संवैधानिक महत्व की बात आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा, इस संवैधानिक महत्व की बात आप समझेंगे तो आपको ये बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही वास्तविक प्रजातंत्र के रूप में अगर देखें तो वास्तविक प्रजातंत्र के मूल तत्व माने जा सकते हैं। इसमें कहीं अतिशयोक्ति की बात नहीं आती है। राजनीतिक प्रजातंत्र के अगर हम साथ साथ सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की बात भी करते हैं तो यहाँ पे यह बात आपके बीच में उपस्थित होता है कि प्रजातंत्र या एक तरह के आवश्यक पहलू बन जाते हैं हम लोग के बीच में, क्योंकि इसके अभाव में प्रजातंत्र एक तरह का हास्यास्पद की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि प्रजातंत्र जब हास्यास्पद स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इसके अभाव में जब हम बात करेंगे, इसके अलग हम होके बात करेंगे तो बिल्कुल हास्यास्पद की बात यहाँ पे हम लोग के बीच में उपस्थित होता है। इस तरह से निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए एक उत्तम आदर्श उपस्थित करने का काम करता है, और इसके साथ साथ यह राज्य की घरेलू और वैदेशिक जो नीति होता है तो इस राज्य की घरेलू और वैदेशिक नीति को भी निर्धारित करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर हम संक्षेप में यह बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं देश और विदेशों के लिए भी, देश की बात करें चाहे हम विदेश की बात करते हैं, इसके लिए भी नीति बतलाने का काम करता है। इसके बाद भी इसके आलोचकों की कमी नहीं रह जाती है, क्योंकि एक आलोचक इस बात को हम लोग के बीच में यहाँ तक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज एन एक्सप्लोशन ऑफ इंस वॉट एवर द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव इज द स्टडी ऑफ मीन्स। इफ वन इज philosophy of good life, the other is its practice। अर्थात आप समझ सकते हैं इस बात को कि मौलिक अधिकारों का अभ्यास एक लक्ष्य का निर्देशन करना होता है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार जो होता है अपने लक्ष्य का निर्देशन करता है, तो निर्देशक जो होते हैं सिद्धांतों का अध्ययन, साधनों का अध्ययन करना होता है। यदि एक उत्तम जीवन का दर्शन शास्त्र है तो दूसरी की बात अगर हम करें, दूसरा उसका व्यवहारिक स्वरूप बन जाता है। यह बात ठीक ही है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को धारा 37 के अनुसार कानूनी वैधता मौलिक अधिकारों की तरह नहीं प्राप्त है, फिर भी हम कह सकते हैं कि उसका एकमात्र उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः यह सिद्धांत जो होता है भारत के लिए, खासकर यहाँ भारत में राज्य जो राम राज्य की स्थापना और उसकी प्राप्ति के सुंदर और सरल एक तरह का सोपान हम समझ सकते हैं, एक तरह का सीढ़ी समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कहने वाली बात नहीं आती है, क्योंकि आप धारा 38 के अनुसार जब देखेंगे, एक्ट 38 के आधार पर देखेंगे तो द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल बाय रिस्किंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ effectively it may a sound insulations of the nation's life, insulations of the justice, social, economics and politics shall prevail in the institutions of the natural life। अर्थात आप कह सकते हैं, इसका तात्पर्य यह बनता है हम लोग के बीच में कि
नीति निर्देशक तत्व आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों में, आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति बनता है, तो आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सामाजिक प्रजातंत्र का स्थापना कर भारत में जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होता है, इसको स्थापित करना ही इसका एक परम लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य बनता है। इसके साथ ये सिद्धांत महात्मा गांधी के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने का काम भी करते हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान के जनक अगर हम कहें तो भारतीय संविधान के जनक तो आप भी जान रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी की बात हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी की एक उक्ति रहती है, एक शब्द होता है, यहाँ उनका एक प्रभुत्व होता है। इस प्रभुत्व को जानना बेहद ही जरूरी है कि निर्देशक सिद्धांत एक आदेश पत्रों के बराबर है, जो गवर्नर जनरल और गवर्नरों को 1935 ईस्वी में या 1935 के एक्ट के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए जाते थे। अतः निर्देशक सिद्धांत जो है आदेश पत्रों का ही एक दूसरा नाम हम कहें तो इसमें कहीं शक की बात नहीं होती, कहीं इसकी दूसरी गुंजाइश नहीं होती है। अंतर सिर्फ यह बनता है कि विधानमंडल और कार्यकारिणी को दिए गए निर्देश है। एक दूसरे आलोचक के रूप में आप देखेंगे कि श्री BN राव ने भी अपने कथन को यहाँ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं राज्य के अधिकारों के लिए वह एक तरह का आदेश के रूप में माना जाता है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं कि केवल गुण ही गुण नहीं है, इसमें अवगुण भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक पहलू का जहाँ यहाँ गुण देखा जाता है उसके साथ साथ उसके अवगुण भी उसमें मौजूद होते हैं। जो आलोचकों के कथन के अनुसार इस प्रकार से अगर हम कहें तो इसमें कहीं भी शक नहीं होता है। जैसे श्री राघवाचारी इसके अनुरूप में जैसे इसके स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सिद्धांत को व्यवहारिक राजनीतिक स्थान पर राजनीतिक दर्शन की विशेषता ही दी जा सकती है और व्यर्थ परंतु वैभवपूर्ण शब्दावली जो है शब्दावली में जुड़ी हुई उच्चतम कल्पनाओं एवं भावनाओं की पंक्ति के अनुरूप अगर इसके अतिरिक्त एक वैधानिक आलोचक की बात करते हैं तो एक वैधानिक आलोचक अथवा एक आलोचनात्मक जो वैधानिक दृष्टि से इसका महत्व न्यून अथवा कुछ भी नहीं हम मान सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों ने उन्हें महत्वहीन और पवित्र इच्छाएं बतलाया है। जैसे प्रोफेसर यहाँ KT शाह ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए हम लोग बीच में कहते हैं कि इट लुक्स टू मी लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल व्हेन एबल। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों की तुलना बैंक की एक ऐसी हुंडी से ही है तो जब होगा तब चुकाने योग्य होगी। सचमुच यह बात हम लोग के बीच में प्रस्तुत होता है कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, बशर्ते कि अगर हम यहाँ एक बात यह भी कहते हैं कि इसकी समुचित व्यवस्था जो होती है या समुचित व्यवस्था हो, तो यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान के अंग हैं, फिर भी इसकी समुचित व्यवस्था के रूप में हम कह सकते हैं कि यह नॉन जुडिशियबल है, उन्हें किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न के हिस्से में हम यह भी बात देख रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वैधानिक महत्व क्या है। तो इस वैधानिक महत्व को समझते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात अगर हम करते हैं तो इसमें देखेंगे कि यह बात ठीक ही प्रस्तुत होता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कानूनी वैधता प्राप्त नहीं है और उसको कार्यान्वित करने की जवाबदेही भी राज्य के ऊपर भी नहीं है। फिर भी इसका बहुत संवैधानिक महत्व है जो हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले बिंदु के रूप में देखेंगे कि यह न्यायालय के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करता है। न्यायालय के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करता है, इस बिंदु को आप नोट करेंगे। राज्य के निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के लिए एक तरह का प्रकाश स्तंभ होता है, चूंकि इन तत्वों को कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है और न न्यायालय की जो छत्र छाया ही इस पर है। किसी भी ये सारे तत्व जैसा कि धारा 37 के रूप में यह कहा गया है कि राज्य संचालन करने के लिए आधारभूत तत्व होंगे और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि निर्माण के समय उन तत्वों को अतिक्रमण नहीं करे। इसके बाद MA शीतलवाड़ भी अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून के रूप में नहीं बल्कि कानून के रूप में नहीं होते हुए भी न्यायालयों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करता है। कानूनों का अर्थ लगाते समय सर्वोच्च न्यायालय की नजर इन्हीं ओर चली जाती है और जैसे कि जिससे संविधान के निर्माताओं को असली भावनाओं का पता चलता है, यह निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना के विस्तृत तथा विशाल रूप के रूप में काम करते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है नागरिकों को न्याय, समता तथा भाईचारा यह मार्ग प्रदान करना है। अतः इन सिद्धांतों का बड़ा ही
अगर कहें तो संवैधानिक महत्व बन जाता है हम लोग के बीच में। इसके साथ अगर हम देखें इसके दूसरे बिंदुओं पर, तो ये एक आज्ञा पत्र के साधन माने जा सकते हैं। आज्ञा पत्र के एक साधन माने जा सकते हैं। इस सिद्धांतों का दूसरा संवैधानिक महत्व यह बनता है कि सभी सिद्धांत आज्ञा पत्र का समान है, जिसका राज्यों की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों को ही पालन करना चाहिए, जिसमें उनमें कोई शक्ति नहीं है, विधायी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में एक बहुत बड़ी हानि होने की संभावना बन जाती है। इसके बाद हम तीसरे तत्वों की बात करते हैं, तीसरे बिंदुओं की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये उदार घोषणा पत्र के रूप में पाए जाते हैं। उदार घोषणा पत्र के रूप में पाए जाते हैं। इस पे आप समझ रहे हैं कि उदार घोषणा पत्र के रूप में यानी कि इस तरह के जो सिद्धांत होते हैं, प्राय प्रत्येक जो घोषणा पत्र होते हैं उसमें वर्तमान तो रहते ही हैं, और साथ साथ इसके अभाव में उदार घोषणा पत्र का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बिना उदार घोषणा पत्र भी आत्मरहित शरीर की भांति कार्य करता है। जैसा कि भारत की बात अगर करें, भारत का संवैधानिक एक उदार घोषणा पत्र के समान है, जिसमें इस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अतः इस सिद्धांत का संवैधानिक महत्व बन जाता है, जिसके पथ पर चलते हुए देश का कल्याण हो सकता है, अन्यथा हम कह सकते हैं जनता का विकास इसी में निहित होता है। पुनः हम अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं तो देखेंगे कि राज्य का प्रधान इसकी रक्षा करने का काम करते हैं। राज्य के जो प्रधान होते हैं इसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। इस संबंध में अगर हम देखें तो भारत के जो प्रधान राष्ट्रपति और राज्य के जो प्रधान होते हैं वह राज्यपाल होते हैं, इसके गुणों की रक्षा भी करते हैं। जिस तरह से राज्यों के प्रधान के रूप में अगर हम कहें कि संविधान की रक्षा करने और संविधान की रक्षा करने के साथ तथा उसका अनुकूल शासन का शपथ भी लेने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह के निर्देशक तत्वों की अतिक्रमित जो स्थिति होता है, अतिक्रमित होने से रक्षा करते हैं। अतः मौलिक अधिकारों की भांति ही इनका भी संवैधानिक महत्व बन जाता है। फिर हम अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं तो यहाँ अगले बिंदुओं पर हम देखेंगे कि निर्देशक सिद्धांत शासन के आधार भी होते हैं। अर्थात प्रजातंत्र की पार्टी सरकार जो होती है यह बदलती रहती है, और पार्टी जो सरकार होती है बदलती रहती है। ऐसी दिशा में अगर ऐसा परिस्थिति होता है तो किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, उसके शासन के आधार की अगर हम बात करते हैं, उसके शासन के आधार के निर्देशक सिद्धांत ही होते हैं। इस तरह से सरकार जो होती है, सरकार के नीति और उद्देश्य में एक तरह की गतिशीलता हमेशा के लिए बरकरार रहती है, मौजूद रहती है। और साथ में जो दलबंदी के उतार चढ़ाव की बात आती है, तो ऐसे उतार चढ़ाव प्रवाह में भी नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं, सिद्धांत राज्य की नीति के पथ प्रदर्शक भी होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बातों को यहाँ पे भी प्रस्तुत किया है और कहा है कि संविधान का उद्देश्य जो होता है राजनीतिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, और इसके निर्देशक सिद्धांत ही एक तरह के आदर्श माने जाते हैं और आदर्श हैं भी। और निर्देशक जो सिद्धांत है सरकार के लिए जनता का आदर्श मात्र है, और जनता ही जो है उनकी शक्ति है, और जनता किसी भी कानून के से अगर माना जाए तो अधिक शक्तिशाली भी जनता ही है। इस तरह से अतः इसका बहुत ही संवैधानिक महत्व बन जाता है। अब फिर हम अगले बिंदुओं की बात करते हैं तो इसका शैक्षणिक महत्व बन जाता है। शैक्षणिक महत्व होता है इनकी, अर्थात इसमें हम कहेंगे कि इसकी वैधानिक विशेषता यह है कि अत्यधिक पुराने हो जाने के बाद, यानी चालू नहीं करने योग्य रहने पर भी आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन लाया जा सकता है, लेकिन संशोधन की परिस्थिति आते आते भारत इससे पूरा लाभ उठा चुकेगा। तब तक तो भारत की भूमि जो होगा, भारत भूमि में जो आर्थिक लोकतंत्र की जड़ जम जाएगी, और सिद्धांत को संविधान के रूप में अगर संविधान में अंकित करने का लक्ष्य होगा वह पूरा हो जाएगा। तब तक ये सिद्धांत भारतीय परंपरा के अभिन्न अंग बन जाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है। यह सिद्धांत भारत की भावी पीढ़ियों के लिए मन और बुद्धि को अस्थायी रूप से जो राजनीतिक व्यवस्था है और गतिशील आर्थिक व्यवस्था का मौलिक जो महत्व है वह अंकित करने का काम करते हैं। फिर अगला बिंदु होता है क्रांतिकारी गुणों से ओतप्रोत की स्थिति। तो क्रांतिकारी गुणों से ओतप्रोत की स्थिति अगर हम समझते हैं तो अंत में हम यह बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि निर्देशक सिद्धांत का वास्तविक महत्व जो होता है इस बात में है कि नागरिकों के प्रति राज्य के जो दायित्व है, दायित्वों के एक घोतक है। यह दायित्व महत्वहीन नहीं है। न कोई व्यक्ति ऐसा कह भी सकता है इस बात को कि इन सिद्धांतों की पूर्ति हो जाने के बाद भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में कुछ भी अंतर यहाँ इस सिद्धांत के माध्यम से ऐसा कोई अंतर नहीं आ पाएगा।
यदि कोई ऐसा कहता भी है तो यह सत्य में अगर कहा जाए तो गला घोंटने का काम करता है। इस तरह से वास्तव में यह सिद्धांत सारे महत्व क्रांतिकारी गुणों से ओतप्रोत होते हैं। यही एकमात्र कारण है कि इस सिद्धांत के माध्यम से इस सिद्धांत को संविधान का जो अभिन्न अंग माना गया है, और साथ में नीति निष्ठ जो सिद्धांत है, इसमें श्रमजीवियों की तानाशाही और पूंजीपति अल्पतंत्र की दोनों ही चरम जो सीमा है, इस सीमा को संतुलन स्थापित करने का काम किया जाता है। और इसके अंततः अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि सारी बातों को समझने के बाद निष्कर्ष रूप में हम यह बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत उन मार्गों और साधनों से भारतीयों को परिचय कराते हैं जिसका अनुसरण कर केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की बात समझिए, भारतीय संविधान की कल्पनाओं तथा आकांक्षाओं की बात समझिए, इसको जनतंत्रात्मक जन कल्याणकारी राज्य यानी जिसे डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के रूप में हम समझ सकते हैं का असल रूप प्रदान कर सके। एएमसी शीतलवाड़ इस विचार में अपने शब्दों में कुछ विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि इन तत्वों को संविधान में उल्लेख करने का अर्थ यह नहीं था कि ये तत्व प्रज्वलित ज्योति के रूप में राज्य के सभी प्राधिकारियों जो प्राधिकारी होते हैं का राष्ट्र निर्माण के प्रयास में मार्गदर्शन करें और राष्ट्र धीरे धीरे शक्तिशाली और समृद्धशाली बने, जिससे यह विश्व राष्ट्र में अपना योग्य स्थान पा सके। संविधान सभा के अंतर्गत ही जैसे यहाँ पे श्री केटी शाह ने भी इस सिद्धांत को तुलना करते हुए इस सिद्धांत के रूप में कहा है, इस सिद्धांत की तुलना कर ऐसे चेक से उन्होंने तुलना करके दिखाया है जो कि हम समझ सकते हैं कि संविधान में जिसका परिशोधन बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जब कभी सामर्थ्य हो वह कर सकता है। लेकिन यह बात भली भांति हमें समझ में आ जाती है कि यदि आज श्री केटी शाह इस धरातल पर रहते तो उन्हें इस विचार में अवश्य ही संशोधन करने की स्थिति आ जाती। अतः इसकी समुचित व्यवस्था देश के कल्याण के लिए एक तरह से आवश्यक माना जाए तो कहीं अतिशयोक्ति की बात नहीं होती है। तो आइए अगले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। अगले प्रश्न में जैसे आप देख रहे हैं कि लोकसभा की बनावट, अधिकारों और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे लोकसभा की बनावट, लोकसभा तो आप समझ रहे हैं लोकसभा क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसके अधिकार क्या है और इसके कार्य क्या है। इन तमाम बातों की चर्चा हम इस क्वेश्चन पे करेंगे। अर्थात आप समझ रहे हैं कि लोकसभा जो है, लोकसभा यानी जिसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, इसको हम निम्न सदन के रूप में कहते हैं, लोअर हाउस के रूप में हम कह सकते हैं, और प्रथम सदन के रूप में जो फर्स्ट जो यहाँ चैम्बर होते हैं इस नाम से जाना जाता है कि फर्स्ट चैम्बर जो प्रथम सदन होते हैं, इस सदन में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और इसलिए इसको जनता के प्रतिनिधि सभा भी हम कह सकते हैं। लोकसभा की बात आप समझ रहे हैं। यहाँ इसके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा ही होता है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। मूल संविधान में इसके सदस्यों की कुल संख्या 500 निश्चित की गई है। जो संविधान के आप हिस्सों में देखेंगे कि इसमें मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन संविधान के 7वें संशोधन के माध्यम से इसके द्वारा सदस्य संख्या बढ़ाकर 510 कर दिया गया था। किंतु देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर संविधान में जो 14वां संशोधन किया गया उसके अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 525 निश्चित कर दी गई थी। यह संशोधन सन 1962 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे जिसका संविधान में एक विशिष्ट स्थान होता है, फिर 31वां जो संविधान संशोधन है जो 1971 ईस्वी में किया गया था, और 1971 में किया गया था। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 554 कर दिया गया, जिसमें 530 सदस्य राज्य द्वारा तथा 15 जो सदस्य होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुनकर जाएंगे। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे, ऐसा अधिकार दिया गया। कुछ स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं असम के जो स्वायत्त जिले की अनुसूचित आदिम जाति हेतु सदस्य सुरक्षित रख दिए गए थे। वर्तमान स्थिति में आपको मिलेगा यह स्थिति कि वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 542 है। जो आप देख रहे हैं 542 है। सभी राज्य में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचित जनसंख्या के आधार पर होता है, जिसके आधार पर अगर हम कहें कि प्रत्येक राज्य को कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और साथ साथ मूल संविधान के अनुसार प्रत्येक 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं।
लेकिन सन 1952 ईस्वी के द्वितीय संशोधन के द्वारा 7.5 लाख की जो जनसंख्या थी, इस पर सदस्य के निर्वाचन का अंत कर दिया गया और इस तरह से भारत में नए संविधान में 4.5 लाख से 7 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई या व्यवस्था की गई। इसके साथ नए संविधान में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, जिसे हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, समाप्त करके सम्मिलित निर्वाचन व्यवस्था को अपनाए जाने का काम किया गया। निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में प्रत्येक स्त्री पुरुष को जिनकी उम्र जो 18 वर्ष के ऊपर पार कर चुके हैं को मत देने का अधिकार दिया गया है। और इसके साथ साथ आप ये बात भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो बहुत बड़ा राजा क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा रंग क्यों ना हो। शिक्षा तथा संपत्ति की योग्यता है, इसको समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार है। लेकिन व्यस्त मताधिकार की भी आलोचना की गई है और इस आलोचना के आधार पर, जैसे आप देखेंगे प्रोफेसर पुंतांबेडकर के शब्दों में अगर हम बात करते हैं आपके बीच में, तो पुंतांबेडकर बताते हैं कि व्यस्त मताधिकार जो है यह मूर्खता का बहुत अधिक मापदंड पर, एक तरह से कहा जाए कि मापदंड पर राष्ट्रीयकरण है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक बार कहा था कि हमने यह प्रश्न इसलिए उठाया है कि सत्ता का अधिक भाग जो है वह सरकार के नीति निर्धारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे देश के या हम जिसे भारत के वास्तविक गणतंत्र की स्थापना यह संभव हो सके, लेकिन पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे भारत में, अगर हम कहें कि भारत में वास्तविक मतदान या वास्तविक जो गणतंत्र की स्थापना संभव हो सके। और इस तरह से, लेकिन उन व्यक्तियों को जो अपराध और भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण सजा पा चुके हैं, यह अधिकार नहीं दिया गया है। अतः यह पृथक, अगर हम कहें पृथक निर्वाचन पद्धति का अंत करके व्यस्त मताधिकार पद्धति को अपनाए जाने का काम किया गया। लेकिन संविधान की धारा 330 के तहत आप पाएंगे कि अनुसूचित जातियों और असम के जो आदिम जाति क्षेत्र को छोड़कर से सभी अनुसूचित जो आदिम जाति हैं और असम के स्वायत्त जिलों को अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सदन में स्थान सुरक्षित रखे गए। फिर धारा 331 के मुताबिक राष्ट्रपति को इस सदन के लिए 2 आंग्ल भारतीय यानी 2 एग्लो इंडियंस की बात आप जानते हैं को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। आंग्ल भारतीयों को यह सुविधा मूल संविधान में केवल 10 साल के लिए दी गई थी, परंतु संविधान जो बना था, संविधान के 8वें संशोधन के द्वारा 1960 ईस्वी में आप पाएंगे कि इसकी अवधि 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दी गई। पुनः संविधान संशोधन जो 1969 ईस्वी में हुआ, इस 1969 ईस्वी के संशोधन के तहत अधिनियम द्वारा इस अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अतः अवधि को घटाना और बढ़ाना संसद के कार्यों के निर्भरता पर पड़ता है, यानी उसी पर निर्भर करता है कि संसद कैसे घटाएगा, कैसे बढ़ाएगा। अब हम निर्वाचन की जो नामावली की बात करें तो इसमें पाएंगे निर्वाचन की नामावली तो आम चुनाव में या आम चुनाव के समय राष्ट्रपति की आज्ञा के प्रत्येक राज्य कई निर्वाचक क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक आयोग की नियुक्ति की जाती है। उसी निर्वाचन आयुक्त की देखरेख में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन नियमावली बनाई जाती है। एक मतदाता का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र में लिखा जाता है और यह मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का भी काम करता है। इस नियमावली में यह लाभ होता है कि एक मतदाता अन्य निर्वाचक क्षेत्र में मतदान नहीं कर सकता है। अब यहाँ फिर आता है कि इसकी योग्यता की बात अगर करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा के प्रतिनिधि के चुनाव में वही व्यक्ति मतदाता हो सकते हैं जो सबसे पहले इस कंडीशन को पूरा करते हों कि वो भारत के नागरिक हों। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हों। दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हों, वही भारत के नागरिक वोट देने के लायक हो सकते हैं। कि कम से कम वो अपने निर्वाचक क्षेत्र में 6 वर्ष तक वो अपना जीवन जी चुका हो, रह चुका हो। अब अयोग्यता की बात करते हैं कि कौन व्यक्ति अयोग्य हो सकते हैं। तो अयोग्यता के लिए तो देख रहे हैं कि इसके सीधे विपरीत अगर होंगे तो अयोग्य होंगे। जैसे वो भारत का नागरिक नहीं हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरा नहीं हो चुका हो, किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो, किसी निर्वाचन जो संबंधी भ्रष्टाचार या दुराचार अपराधी वो ठहराया जा चुका हो, ऐसे व्यक्ति उसके लिए अयोग्य होते हैं। अब है यहाँ लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यता प्राप्त करने के लिए वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वही व्यक्ति योग्य हो सकता है जो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष का पूरा हो चुका हो और जिसमें सारी योग्यताएं हो जो संसद समय समय पर
निर्धारण करे या योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। अब ऐसे फिर वही बात आती है कि उसकी योग्यता की बात, कि उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर किसी भी लाभ के पद पर वो अयोग्य माना जाएगा, किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो अयोग्य होगा, वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो अयोग्य होगा, संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जो अयोग्य है, और जिसमें अन्य देश की जो राजभक्ति है, यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे राज्य के प्रति, दूसरे देश के प्रति उसमें राजभक्ति है, वह व्यक्ति अयोग्य होगा। तो कोई भी व्यक्ति संसद या किसी सदन या राज्य के विधानमंडल का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो उसे 2 में से 1 पद का त्याग करना पड़ता है। और साथ साथ फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाने के बाद अगर किसी वह सदस्य में अयोग्यता आ जाती है तो उसे लोकसभा की सदस्यता त्याग देनी पड़ती है। यह स्थिति आता है। ऐसे सदस्यों की योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन जो आयोग होता है इसके विचार विमर्श से ही करते हैं। अब आती है बात यहाँ फिर कि लोकसभा जो है, लोकसभा की अवधि और जो अधिवेशन होता है यह किस प्रकार के होते हैं। तो ब्रिटेन और कनाडा की बात देखिए। ब्रिटेन और कनाडा की भांति मूल संविधान के अनुसार लोकसभा की अवधि जो है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन राष्ट्रपति इसको इस अवधि के भीतर ही भंग कर सकता है। भंग हो जाने पर राष्ट्रपति शीघ्र ही लोकसभा के निर्वाचन की आज्ञा दे देता है। अतः इस अवधि की समाप्ति के बाद यह स्वतः भंग हो जाती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन स्थिति की घोषणा हो जाने पर इस सभा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। और भी यहाँ स्थिति होता है, इसकी अवधि के बढ़ाने का अधिकार संसद को भी प्राप्त है। एक बार से उसकी जो अवधि होती है 1 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा का अधिवेशन जो होता है साल में कम से कम 2 बार किया जाता है। प्रथम अधिवेशन की जो अंतिम और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक में 6 महीने के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के अंदर जब मत भिन्नता आ जाती है तब वैसे स्थिति में राष्ट्रपति निर्णय के लिए संसद का उपयुक्त जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसे बुलाने का काम कर सकता है। फिर बात आती है अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की, यानी कि जो यहाँ पे स्पीकर की बात करें या डिप्टी स्पीकर की बात करें तो लोकसभा के 2 पदाधिकारी एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष होते हैं। यह दोनों लोकसभा के सदस्य में ही निर्वाचित किए जाते हैं और लोकसभा को इसकी अयोग्यता पर पदच्युत भी कर सकती है। लेकिन इस तरह के जो प्रस्ताव होते हैं, प्रस्ताव की सूचना लोकसभा को 14 दिनों के अंदर ही देनी पड़ती है। किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष हैं अध्यक्ष का कार्यभार भी संभालते हैं। अगर किसी कारणवश उपाध्यक्ष भी वहां पे अनुपस्थित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से किसी को भी थोड़े दिनों के लिए यहाँ अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है और वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सभी जो काम करने में लगता है। अब लोकसभा के जो अधिकार और कार्य की बात यहाँ पे किया गया कि इसके अधिकार और कार्य क्या है, तो अधिकार और कार्यों की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखेंगे इसमें कि लोकसभा के अधिकार और कार्य क्या है। तो यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो लोकसभा के कार्य तथा अधिकारों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे हम देखेंगे यहाँ कि प्रस्ताव प्रस्तावित करना यह लोकसभा का अधिकार या कार्य है। इसमें लोकसभा सभी तरह के प्रस्तावों को प्रस्तावित करता है। इसके कुछ प्रस्ताव जो होते हैं अत्यधिक महत्व के होते हैं और कुछ जो होते हैं कुछ ऐसे संबंध जो विधेयक तो केवल इसी भाषा में प्रस्तावित होते हैं। लोकसभा के अधिवेशन की बात अगर करें इसका प्रस्ताव तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसी में प्रस्तावित भी होता है क्योंकि सरकारी जो नीति होता है नीति इसी के आधार पर जो निर्धारित होती है। साधारण प्रस्ताव 3 तरह के किए जाते हैं, 3 तरह के होते हैं। साधारण नीति संबंधी, काम रोको प्रस्ताव संबंधी, यानी जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एडजॉर्नमेंट मोशन के रूप में, या तीसरा अगर हम कहें कि अविश्वास का प्रस्ताव यानी वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस की बात हम करें तो यह काम अविश्वास का प्रस्ताव होता है। तीनों तरह के जो प्रस्ताव होते हैं लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं। अतः लोकसभा इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर सरकार पर अंकुश रखती है। सरकार इसको प्रस्तावों में काफी भयभीत भी रहती है जिसके फलस्वरूप शासन कार्य भी सुचारू रूप से चल पाता है। फिर हम यहाँ देखें दूसरे इसके बिंदुओं में तो प्रश्न पूछना एक बात आता है। ये प्रश्न पूछना क्या है, तो संघ सरकार से संबंधित प्राय सभी विचारों पर या सभी विषयों पर लोकसभा को प्रश्न पूछने का अधिकार तथा यहाँ कार्य प्रदान किए गए हैं। और साथ में लोकसभा
वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम करता है। इतना ही नहीं, इसी के द्वारा लोकसभा कार्यपालिका का ध्यान जनता के दुख और दर्द जो होते हैं, दुख दर्दों की ओर ले जाने के लिए विवश भी करती है। लोकसभा के हर एक सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। जिस विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस विभाग से मंत्री और जो संसदीय सचिव होते हैं इसका समुचित उत्तर देना पड़ता है, और साथ साथ यहाँ गलत उत्तर की जानकारी जो सबों को हो जाती है, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछने के पहले सदस्य को यानी अध्यक्ष से आज्ञा ले लेनी पड़ती है। प्रतिदिन 1 घंटे समय जो होता है प्रश्न पूछने के लिए निश्चित किए जाते हैं। अतः लोकसभा में ये जो कार्य होते हैं अधिकार कार्यपालिका की निरंकुशता को रोक लगाने का काम करता है। फिर अगला बात आता है कि कानून निर्माण करना। तो कानून निर्माण करने की बात जो आता है इसमें हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि व्यवस्थापिका जिसे हम लोकसभा ही राज्य इच्छा को कानून का रूप देती है। जो बोगहार्ट के शब्दों में कहें कि द लेजिस्लेटिव चूजेस इन नेम टू मेक लॉज फाइंड्स इट्स प्रिंसिपल बिजनेस इन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्सिक्यूटिव। अर्थात हम कहें कि व्यवस्थापिका का निर्माण नाम मात्र के कानून बनाने के लिए होता है। उसका प्रमुख कार्य कार्यकारिणी का निर्माण तथा नियंत्रण करना है। लेकिन उसके इस कथन को सत्यांश कम होता है, क्योंकि लोकसभा की संघ सूची जो यूनियन लिस्ट होता है और राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट होता है पर कानून का निर्माण करती है। समवर्ती सूची जो करेंट लिस्ट होता है और अवशिष्ट अधिकार यानी रेसिडेंशियली पावर्स होता है पर भी लोकसभा कानून निर्माण कर सकती है। लेकिन उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को रद्द कर देने का अधिकार प्राप्त है, और इसके बावजूद लोकसभा को कानून निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर हम चौथे यहाँ नियम की बात करें कि सरकारी आमद खर्च को निश्चित करना, तो धन पर लोकसभा को ही पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। और प्रत्येक वित्त वर्ष जो वित्त मंत्री होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर आय व्यय का ब्यौरा जो बजट होता है लोकसभा में पेश करता है। लोकसभा उसको जब पास कर देती है तब वो पास होता है। फिर लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है और वह वसूल भी नहीं किया जा सकता है। किसी से कर्ज लेने का अधिकार जो सरकार को स्वीकृति लोकसभा ही देती है। लोकसभा की मंजूरी मिल जाने के बाद ही सरकार धन खर्च भी किया जाता है। फिर 5वें बिंदु पर बात करें कि न्याय संबंधी अधिकार का तथा कार्य, तो लोकसभा राष्ट्रपति की महाभियोग यानी कि जो इम्पीचमेंट होता है लगाकर उसको हटा भी सकती है। इसके लिए उसे राज्य सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है और राज्यसभा की स्वीकृति लेने के साथ साथ वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अभियोग लगाकर उसको पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को विवश कर सकती है। न्यायिक अधिकार के क्षेत्र में भारतीय लोकसभा इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स से दुर्बल माना जाता है, उसको अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साधन माने जाते हैं। फिर अगले बिंदुओं पर देखें तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी लोकसभा को है। संविधान में संशोधन करना, तो संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा का बहुत बिंदुओं पर अगर हम विचार करते हैं तो देखेंगे जनता की शिकायतों का निवारण। इन जनता की शिकायतों का निवारण जो अगर हम देखें कि लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता की शिकायत को सरकार जो होती है सरकार तक पहुंचाना उसका एक पुनीत कर्तव्य माना जाता है। ये प्रश्नों की एक झड़ी से संबंधित हम समझेंगे कि स्थगन प्रस्ताव द्वारा तथा वाद विवाद के अंतर्गत शासक वर्ग की आलोचना के जरिए इसको पूरा करते हैं। विरोधी दल जो होती है वह जनता के स्वतंत्रता के रक्षक हैं। वार्षिक बजट की बात करें, राष्ट्रपति के भाषण तथा अन्य अवसर पर लोकसभा के सदस्यों को शासन की आलोचना का अवसर प्रदान किए जाते हैं। फलस्वरूप उसके दमनकारी प्रभाव से जनता के जो पर्याप्त संरक्षण होता है वह संरक्षण प्राप्त होता है। अगला कार्य देखेंगे कि विविध कार्य में समझेंगे लोकसभा उपयुक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी करने का काम करता है। जैसे इसके अंतर्गत हम पाएंगे कि लोकसभा जो होता है राज्यसभा के साथ जो संविधान का संशोधन होता है वह करने का काम करते हैं, संविधान संशोधन करता है। लोकसभा राज्य के साथ सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता या दुराचरण के आधार पर प्रच्युत करने का प्रस्ताव भी पास कर सकती है। लोकसभा राष्ट्रपति के महाभियोग से भाग लेती है। संसद के किसी सदस्य द्वारा अयोग्यता लगाए जाने पर तथा तब सदन न्यायालय के रूप में आरोप की जांच करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो स्थिति होता है घोषित संकटकालीन उद्घोषणा को
एक निश्चित अवधि के से अधिक दिनों तक लागू रहने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा जो होता है कि इसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अंत में हम देखेंगे इसमें कि लोकसभा सार्वजनिक विवाद स्थल यानी पब्लिक फोरम क्या कार्य करती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो व्यवहारतः या सदन लोकप्रिय भावना का एक दर्पण तथा शिक्षक के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो हम पाएंगे कि लोकसभा विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोपरि है, वित्त पर इसका पूर्ण नियंत्रण भी है, कार्यपालिका इसके विश्वास पर्यंत पदारूढ़ रहती है, यह संपूर्ण संघीय प्रशासन यंत्र को नियंत्रित भी करती है, करोड़ों जनता के प्रतिनिधि के रूप में यह उसका एक प्रवक्ता तथा उनके हितों का रक्षक भी है। और संक्षेप में यह कहा जा सकता है, डॉक्टर MP शर्मा ने भी इस बात को ठीक ठीक ही कहा है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गेन्स इन फैक्ट फॉर ऑल पार्टिकल परपोज। तो इस तरह से यह आपका चौथा प्रश्न भी समाप्त होता है। फिर पांचवें प्रश्न पर अगर हम विचार करते हैं और देखते हैं कि राज्यपाल की स्थिति, कार्यों और अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो राज्यपाल की स्थिति को समझेंगे, इनके कार्यों को समझेंगे, इनके अधिकारों को समझेंगे। शासन में स्थान जो होता है राज्य के, राज्यपाल का प्रशासन में अर्थात अगर कहें कि जो स्थान होता है अर्थात स्थिति में के संबंध में विद्वानों का एकमत नहीं है। कुछ तो उसे केवल राष्ट्रपति का एक एजेंट मात्र समझने का काम करते हैं, लेकिन जब हम राज्यपाल की स्थिति को वास्तविकता की कसौटी पर आंकने का काम करते हैं तो उनका स्थान बहुत ही बृहत और प्रतीत होने लगता है। और इस तरह से चूंकि संविधान द्वारा उसको बहुत से कार्यों तथा अधिकारों को दिए गए हैं, भारत के राज्यों में संसदीय जो पार्लियामेंट्री जो स्थिति होता है, इसमें सरकार की स्थापना की गई है। इसमें इसलिए राज्यपाल राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में माना जाता है। फिर धारा 163 के अनुसार आप पाएंगे कि राज्यपाल के शासन कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई है, जिसका प्रधान जो होगा वह मुख्यमंत्री होता है। और इस तरह से इस प्रकार से शासन में राज्यपाल को वही स्थिति होता है जो संघ सरकार, जो यूनियन गवर्नमेंट की बात करें उसमें राष्ट्रपति की स्थिति होता है। राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल का पद तथा स्थान समान और प्रतिष्ठा का भी बना हुआ है, वह वास्तविक शक्ति का नहीं है। राज्यपाल कुछ काम कम अगर कहें अपना काम जो करना चाहते हैं व्यक्तिगत शक्ति के अनुसार भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहते हैं कि वो मंत्रियों से सलाह तो लेता था परंतु उसकी सलाह को मानने के लिए वो मजबूर नहीं था। नए संविधान के अनुसार अपने शक्ति तथा विवेक को से काम करने के अधिकार राज्यपाल से ही लिए गए हैं। अतः राज्यपाल की स्थिति जो होता है मंत्रियों की सलाह से काम करने जो काम करना स्वीकार करते हैं। और इस तरह से डॉक्टर PK सेन के शब्दों में अगर हम कहें तो PK सेन ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट लॉस्टिकेट द methodology of the government to see that all the wheels are going well by reasons not of his interference but it is friendly इंटरवेंशन। अर्थात अगर कहें कि राज्यपाल का कार्य जो होता है शासन व्यवस्था को के कुशल संचालन में सहायता और सहयोग देना होता है, न कि नियंत्रण और अवरोध डालने की स्थिति आती है। प्रसिद्ध विद्वान गिरधारी लाल जी का कथन भी है कि इन दिनों राज्यपाल की स्थिति वही है जो उनके पद से प्रतीत होती है, वह केवल नाम मात्र का प्रधान, नाम मात्र का कार्यपालक है। और उसके संबंध में अगर कहा जाए कि पद का कोई महत्व कार्य से अधिक शोभा का है, अतः नाम मात्र कार्यपालक है, अतः उसके पद का कार्य जो होता है वो शोभा का ही है। ऐसे स्थिति में अधिकारी की अपेक्षा जो सम्मान की प्रतिष्ठा की है, सम्मान और प्रतिष्ठा की स्थिति में देखेंगे सम्मान और प्रतिष्ठा की है। इस संबंध में पटाभी सीतारमैया का भी यह बात कहीं भी अलग नहीं है कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करना, उसको चाय और भोजन देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। M.R. प्लांडे का कथन भी है कि he is merely constitutional and symbolic head possessions practically no powers in reality and acting always on the advice of his ministers। अर्थात यहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ राज्यपाल की जो स्थिति होता है, शक्तियाँ गिनाई जाती है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि उसके हाथों में असामान्य शक्तियाँ संचित है।